ठीक है, देखो। जो सीट में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ऐसा कि एस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है फंक्शन में, ऐसा कुछ है ना। हम्म। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, डीएस बाई डी आर पूछा है उसने, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर। तो पाई तो कांस्टेंट है तो उसको वैसे का वैसा ही लिख दो। फिर क्या करेंगे, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था, टू आर होता था, वैसे इसमें आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू आर। टू आवर। और पाई साथ में मल्टीप्लाई में था तो पाई लिख देंगे। फिर हमें क्या करना था, एस की वैल्यू दूर रखनी टू थी। पुट करना है। तो टू इंटू पाई इंटू टू, फोर पाई आ जाना चाहिए था। क्या हुआ, आंसर क्या दिया हुआ है? शायद फोर दिया है, फोर या कुछ। फोर। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। फोर पाई ही तो दिया हुआ है, ठीक है, ए थ्री का फोर पाई है। और एक वो बता दीजिए, एस इक्वल टू कौन? वन, वन बाय अंडर रूट टी। एक एक मिनट क्वेश्चन नंबर बोल दो। क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता, मैंने क्वेश्चन जो कर रहा था वो अच्छा अच्छा, ठीक है तो सेकंड एस का है, इज शायद इक्वल, ठीक सेकंड है, का था। दिख गया। तो ये था क्वेश्चन वन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एस इज इक्वल टू वन बाई रूट टी, ये दिया हुआ है ना, इसी की बात कर रहे हो हम्म। ना। तो हाँ इसमें सही। देखो, जब कभी ऐसा कुछ लिखा होता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। जो नीचे लिखा होता है ना, देखो ऐसे, रूट का मतलब तुम्हें पता है ना, पावर हाफ होती है, हाँ। ये पता है। पता है। तो ये ऊपर जब जाएगी तो नीचे माइनस। कुछ, हाँ ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हाफ हो जाएगा। यहाँ तक मैंने किया था सर को। ठीक, नाइस, देखो। तो उसके बाद एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, डीएस बाई डी टी निकालना है। तो डीएस बाई डी टी निकालने के लिए क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी, टी की पावर माइनस हाफ। ठीक। तो हमने क्या हम्म। बताया था, ये एक्स की पावर एन जैसा ही है, कुछ नया नहीं है, बस प्लस एन की जगह माइनस एन लिखा हुआ है। तो माइनस हाफ आगे लिख देंगे जैसे एन आगे लिखते थे। फिर क्या हम्म। करेंगे, टी लिखेंगे, माइनस वन बाई टू हो लिखेंगे और जाएगा। उसके आगे माइनस वन लिख देंगे। ठीक है। माइनस वन बाई टू आएगी इसकी पावर। हाँ, टी की पावर माइनस थ्री बाई टू। माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, हाँ सही है। पहले समझ आया। ठीक है। आ गया। अब एक उसके मिनट, बाद, एक और क्वेश्चन था। इतना ही करना हाँ है। पूछो, नहीं नहीं पूछो पूछो। वो डिफरेंशिएशन का वो मेथड था, कौन सा, यू बाई बी वाला? जो फ्रैक्शन वाला। हाँ हाँ, वही यू बाई बी वाला है ये। हाँ यू बाई बी वाला। उसमें मैंने सॉल्व किया था, फिर लास्ट में मेरा मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करें। कौन सा दो तीन क्वेश्चन है स्टेप बताओ? बताया। बाई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस कॉस एक्स। एक्स, हाँ वही दिया हुआ है उसमें भी। ठीक है, तो देखो, ये लिखा हुआ है। हम्म। जब ऐसा लिखा हुआ है तो हमने क्या कहा था, ऊपर वाले को यू बनाओ, नीचे वाले को वी बनाओ। फिर क्या करना है, हम्म। सबसे पहले वी को आगे लिख देना है। तो हमने कहा ठीक है, वी को आगे लिख दिया। फिर डिफरेंशिएशन करना है किसका, यू का। ठीक, साइन एक्स, हाँ। माइनस, फिर साइन को आगे लिख देंगे, बिल्कुल सही है। साइन फिर एक्स क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन कॉस डिफरेंशिएशन एक्स कर, नाइस, बढ़िया। फिर अपॉन नीचे के, हम्म, वी का स्क्वायर करेंगे हम लोग, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर कर देंगे, वेरी गुड। अब इसके बाद बस फॉर्मूले यूज करने हैं। फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे, कॉस एक्स को कॉस कॉस एक्स एक्स की तरह लिखेंगे, इंटू साइन एक्स कॉस साइन एक्स एक्स हो का जाएगा। डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ठीक है, एक्स माइनस साइन माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स कॉस का क्या होता है, माइनस साइन माइनस साइन एक्स। एक्स। तो माइनस साइन एक्स लिख देंगे, नीचे क्या लिखेंगे,
उसको हम टू कॉस कॉस एक्स लिख सकते हैं। एक्स का, सॉरी, हाँ कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस एक्स और माइनस प्लस हो कॉस जाएगा। स्क्वायर एक्स फिर बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है। स्क्वायर एक्स अब ये तुमने साइन बचपन में स्क्वायर। पढ़ा होगा, वन होता है ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमेशा स्क्वायर वन एक्स होता है, आ गया। ये पता है ना। हाँ आ गया समझ में आ गया। और इस को इन लोगों ने कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखा होगा आंसर में, क्योंकि वन हाँ अपॉन वो, कॉस सेक होता है ना। हाँ वो पता है मुझे। ठीक, और कुछ। बस हो गया, इतना ही था। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे आज वेक्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग क्वेश्चंस भी साथ में करते हुए चलेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि एक लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लंबा करें हम लोग, ठीक है। मैं मतलब 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा ही रखेंगे, अगर नहीं सब खत्म हुआ टाइम से तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक। वेक्टर्स क्या होते हैं, तुमने कभी सुना है, सुना है। क्या होता है वेक्टर, बताओ। दैट, जैसे हम लिखते हैं वी वेक्टर, तो हम्म। उसके ऊपर जो एरो होता है हाँ, ठीक है। उसको वेक्टर कहते हैं शायद। हाँ बेसिकली ऐसे समझो, शुद्ध अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में समझाना चाहें, तो वेक्टर क्या होता है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी होती है। जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, या वेक्टर हो जाता है। ठीक। मतलब एक तरीके की एक डायरेक्शन वेक्टर कहलाता है। तो इसमें सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं, बहुत बेसिक से, तो देखो, तुमने अभी बोला ना कि जैसे ऐसे लिखते हैं हम लोग वी, और उसके ऊपर ऐसे एक एरो बना देते हैं। तो बहुत बेसिक से समझेंगे, ये जो एरो होता है, ये क्या होता है, ये इसकी टेल होती है, और ये होता है इसका हेड। ठीक। और इसकी जो ये लेंथ होती है ना, इसकी ये ये लेंथ, ये बताता है कि वो क्वांटिटी जो है, जिसको ये लोग डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी है। अब ये चीज कैसे समझे, देखो समझो। अगर मैं तुमसे कहूं वी वेक्टर, जहां पे v इज इक्वल टू 5 है, और यहीं पे अगर मैं तुमसे कहूं एक v वेक्टर जहां पे v इज इक्वल टू 2 है, तो जो 2 वाला वेक्टर है ना, वो छोटा बनेगा। ठीक। एक, दो, बस दो हिस्से। पर ये इस वाले वेक्टर का जिसकी v इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, वो वेक्टर बड़ा बनेगा। तो भैया, 3, हाँ हाँ। ये स्केल का मेजरमेंट है क्या? हाँ काइंड ऑफ, जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसका वेक्टर बड़ा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसका वेक्टर छोटा है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। कौन आया क्लास में अभी, अनुष्का है। ठीक है। अनुष्का, हम लोगों ने अभी हिमांशु के 2-3 डाउट बताए हैं डिफरेंशिएशन के, और उसके बाद जस्ट वेक्टर अभी एक लाइन ही शुरू करी है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, वेक्टर तुम लोग ध्यान से समझो, ठीक है। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में वेक्टर होता क्या है, वेक्टर बेसिकली होता है किसी क्वांटिटी को डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करना, वो वेक्टर है। वेक्टर में एक होता है कि एरो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या नहीं है, वो हम लोग एरो की हेल्प से ही दिखाते हैं। अगर उस क्वांटिटी में वेक्टर लगा हुआ है, मतलब एरो लगा हुआ है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज वो नहीं। ठीक है। उसके बगल में डायरेक्शन लिखी है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि मैं तुमसे कहूं कि 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, ईस्ट लिख गया ना, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है। ठीक। अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब हम लोग लिखते हैं, जैसे कि वेलोसिटी लिख दिया, एक्सीलरेशन लिखते हैं तब भी उसमें एरो लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो भी एरो लगाते हैं, और और किस में एरो लगाते हैं बताओ, कुछ कुछ ऐसा याद आ रहा है तुम लोगों को।
फोर्स, फोर्स लिखते हैं तो एरो लगाते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम लिखते हैं तो एरो लगाते हैं, इन सभी में बिकॉज एरो दे आर लगाओ। वेक्टर क्वांटिटीज। हाँ, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, इस वजह से। तो इस एरो का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मैं बस ये बता रहा था अभी। तो एरो में एक टेल होता है, एक हेड होता है, और उसके बीच में कुछ दूरी होती है, मतलब ये लेंथ। ठीक, ये लेंथ। अब ये लेंथ जितनी ज्यादा होती है, वो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में उतनी ज्यादा होती है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ कि मेरी पास कोई एक बॉडी है जो 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और एक दूसरी बॉडी है जो 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तुम उसका एरो रिप्रेजेंटेशन दो, तो एरो रिप्रेजेंटेशन कैसे दोगे? तुम 3 मीटर पर सेकंड वाले का वेक्टर इस साइज का, और 6 मीटर पर सेकंड वाले का वेक्टर इस साइज का बनाओगे। ये क्या है? ये 6 मीटर पर सेकंड है। ये क्या है? ये 3 मीटर पर सेकंड। समझे? इतना समझ आया? आ ठीक गया है। समझ। अभी इसके आगे देखो। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें हम लोग और काफी कुछ चीजें देखते हैं। जैसे कि अ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास एक वेक्टर ए है जो ऐसे बना हुआ है, फिर कहीं पे बी वेक्टर है जो ऐसे बना हुआ है, और कहीं पे सी वेक्टर है वो ऐसे बना हुआ है। ठीक, बेसिकली ऐसे समझो कि ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल है। हैं। और मतलब मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ, 1 मिनट रुको, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तीन वेक्टर्स मैं आपस में पैरेलल बनाना चाहता हूँ, और पैरेलल के साथ साथ ऐसा क्यों बना? एक सेम वेक्टर है। ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा। ठीक, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। इन तीनों की ये जो लेंथ है ना, टेल की लेंथ, ये लेंथ भी बराबर है, और ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये ए वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर और सी वेक्टर के? बताओ। कह कह सकता हूँ। सकते हैं इस क्योंकि ये वजह से कह पैरेलल है। सकते हैं, पैरेलल होने बस से नहीं कह रहे हैं, पैरेलल है ये तो एक फैक्टर है इसका, ऑफ कोर्स पैरेलल होना चाहिए बराबर कहने के लिए। इसके साथ साथ इनकी टेल की लेंथ बराबर है, ये भी एक फैक्टर है। ठीक। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि मेरे पास एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है। ठीक, ये मेरे पास पी वेक्टर है और ये मेरे पास क्यू वेक्टर है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पी वेक्टर बराबर है क्यू वेक्टर के। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हम कैसा कहेंगे? पी वेक्टर पैरेलल पैरेलल। है, हाँ, क्यू वेक्टर के। इतना कह सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज और ध्यान से समझेंगे। अगर मैं तुमसे कहूँ, बहुत ध्यान से समझते चलना, ये सब बहुत जरूरी चीजें बाद में रिलेट होंगी। दूसरा पॉइंट, ये तो पहला था। आवाज आ रही है ना मेरी? आज मेरा गला थोड़ा खराब है तो धीरे बोल रहा हूँ। एक, एक ये वेक्टर है मेरे पास, और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में ही था, और इसको हमने ए वेक्टर नाम बोल दिया, मतलब इसको ए वेक्टर बोलते थे। हमने बोला ठीक है, बट हम क्या चाहते हैं कि ये वेक्टर थोड़ा सा घूमे, मतलब हम चाहते हैं कि ये इस डायरेक्शन में थोड़ा सा हम इसको घुमा दें, टिल्ट कर दें। और हम ये घूम के इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक, ये वेक्टर इधर से घूमा और इस डायरेक्शन में आ गया, और ये बी वेक्टर बन गया। तो यही वेक्टर अगर घूम के किसी दूसरी डायरेक्शन में चला गया है, और लेंथ बराबर है, हमने नहीं कह रहा कि ये लेंथ अलग अलग है, दोनों की लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ठीक है। तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है? तब क्या लगता है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, बट क्या ऐसा कहना ठीक है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है? हाँ। नहीं, बराबर नहीं, परपेंडिकुलर ही है, बराबर नहीं कह सकते। इनके मैग्नीट्यूड बराबर है, वेक्टर बराबर नहीं है। देखो, ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं है, बट यही अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं कि ए का मैग्नीट्यूड
बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। हाँ, तो बराबर है। देखो, वेक्टर का सारा जो अस्तित्व होता है, मतलब खुद का जो सिग्निफिकेंस है, वो सारा सारा सिर्फ उसकी डायरेक्शन बेस्ड होता है। ऊपर मैंने तीन वेक्टर्स जो ए बी सी इनको बराबर कहा था, मैंने उनको बराबर कहते समय एक बात कही थी कि ये पैरेलल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पैरेलल है मतलब इनकी डायरेक्शन सेम है। मैं बात डायरेक्शन की ही कहना चाह रहा था। अब दूसरे वाले केस में क्या है, भले ही इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब इनकी लेंथ बराबर है, बट इनकी डायरेक्शन कहाँ सेम है? डायरेक्शन तो सेम रही नहीं, है ना? तो डायरेक्शन सेम नहीं है, इस वजह से ये कभी भी बराबर नहीं है। हाँ, बट इनके मैग्नीट्यूड जरूर बराबर है, क्योंकि वही डायरेक्शन इधर से उधर घूम के हो गया है। तो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ है, बट इनके डायरेक्शन में चेंज आ गया है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या समझाना चाह रहा था मैं? हाँ, तीसरा केस, जो कि अब देखो, बहुत ध्यान से देखना। मेरे पास एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है। ठीक, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। इनके बीच में बना हुआ कुछ एंगल है जो कि थीटा है। ठीक। अब इसमें क्या है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ठीक है? रीअरेंज कैसे? कि अगर मैं तुमसे कहूं मेरा एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा एरो मैंने जब बनाया तो ऐसा बनाया, ऐसा। तो अब तुम इनके बीच में होने वाला एंगल ये नहीं बनाओगे, ये इनके बीच का एंगल नहीं है। क्या दिख रहा है तुम्हें इन दोनों डायग्राम्स के बीच में? क्या समझ में आ रहा है? अलग कहाँ पे है? अलग भैया, यहाँ पे है। हाँ। ये जो फर्स्ट वाला जो डायग्राम आपने बनाया है, ये हाँ। जो है टेल से टेल जुड़े हुए हैं, हाँ, और वो जो है वो हेड टू टेल जुड़ा हुआ उसमें है। उसकी हेड से उसकी टेल जुड़ी हुई है। नाइस, यही देखना था। तो इसलिए ये एंगल नहीं होगा उनका। एंगल कैसे होगा, आप कैसे देखेंगे? तो एंगल देखने के दो तरीके हैं। तुम क्या कर सकते हो, इसकी लाइन को आगे बढ़ा सकते हो और फिर देख सकते हो कि हाँ, ये एंगल हो सकता है। कैसे? ऐसे देख सकते हो, ये डायग्राम इक्विवेलेंट है। कैसे? हम्म, तुम इस वाले वेक्टर को थोड़ा सा आगे खिसका दो, तो आगे खिसकाओगे तो ये ऐसा कुछ खिसक जाएगा। और बी वेक्टर में क्या है, बी वाले की टेल तो जहां थी वहीं की वहीं छोड़ दो, ये ऐसा हो गया, है ना? कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव करा दूंगा तो। पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। एंगल नहीं बदल रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब उनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, समझे? ठीक। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट समझते हैं एक नया, और वो कॉन्सेप्ट होगा यूनिट वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर्स में आता है एक, सबसे पहला टाइप का वेक्टर होता है वो होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, क्या समझाना चाह रहा हूँ? ऐसे वेक्टर्स जिसमें कहीं ना कहीं यूनिट मतलब वन, वन इन्वॉल्व हो। किस तरीके से इन्वॉल्व हो? इस तरीके से इन्वॉल्व हो कि हर एक वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा एक हो। एक मतलब मैं वन वाला वन बोल रहा चाह रहा हूँ, ठीक है? जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा वन ही आता है, वो सारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तुम सोच रहे होगे कि भाई ऐसे कौन से वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा वन आता है? तो देखो, हमारे पास ना वेक्टर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें फिक्स करी गई। वो कैसे फिक्स करी गई? हमारा प्लेन जो होता है वो तीन
थ्री डायमेंशनल प्लेन, ठीक है, जैसे कि एक्स वाई जेड तीन एक्सेस हमें पता है, ये होती है तीन एक्सेस, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। ठीक, ये जो थ्री डायमेंशनल प्लेन है ना, इनकी तीन एक्सेस होती हैं। इसमें तीन एक्सेस में क्या होता है कि एक्स है जैसे, ठीक, तो एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए भाई ये है तो एक वेक्टर ही ना, क्यों, है तो एक वेक्टर ही। तो इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी, इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम एक्स एक्सिस में जब भी कोई चीज पॉइंट करेगी, हर वो चीज जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई कैप से बोल सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से उन्होंने वाई एक्सिस में रिप्रेजेंटेशन जिसका होगा, कोई भी चीज ऐसी जो वाई एक्सिस की तरफ ओरिएंट हो रही होगी या जा रही होगी, उसको जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही कोई जेड एक्सिस की तरफ बोले तो उसको के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास एक बंदा है, वो सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये थ्री आई कैप में है। ठीक, समझ गए, समझे नहीं समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एक चिड़िया है, चिड़िया तो नहीं बना पाऊंगा मैं, मान लो रॉकेट बना लेते हैं, ठीक है। एक एक रॉकेट है जो जेड एक्सिस में जा रहा था 250 मीटर पर सेकंड से, तो हम क्या बोलेंगे, ये हो गया मैन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, तो रॉकेट हो जाएगा 250 जे कैप। तो हमें ये नहीं लिखना पड़ता कि वाई एक्सिस जेड एक्सिस, नहीं, हम सीधे सीधे लिख देते हैं जे कैप आई कैप, ऐसा। ठीक है, अब अगर कोई चीज निगेटिव एक्सिस में, मतलब निगेटिव इधर, निगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही होती, तो मतलब ये 3 मीटर पर सेकंड से आदमी इधर ना जा करके आदमी इधर जा रहा होता, तो कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं करते, थ्री माइनस लगा देते, क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस तो माइनस लगा दिया, माइनस वाई एक्सिस की बात होती तो माइनस जे लगा देते, माइनस के एक्सिस मतलब जेड एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता तो माइनस के लगा देते। समझ गए, इतना ही है। उसके बाद देखो, अब मैं तो यूनिट वेक्टर पढ़ा रहा था, यहाँ कैसे आ गया, यहाँ इस तरीके से आ गया कि ये जो आई जे के है ना, इनके मैग्नीट्यूड को हमेशा वन बोला गया है। ठीक, तभी तो देखो, थ्री के बगल में वन लगा दिया, मतलब 3 इंटू 1 कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 250 इंटू 1 कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। हमें उस मैग्नीट्यूड के बगल में उनको लिखना था, अब हम नहीं चाहते कि भाई कुछ उनके मैग्नीट्यूड में इफेक्ट आए, तो उन लोगों ने हमेशा कह दिया है कि जो भी लिखे जाते हैं आई कैप जे कैप के कैप, इन सभी के मैग्नीट्यूड हमेशा वन होते हैं, और इन सभी के मैग्नीट्यूड हमेशा वन होते हैं, इस वजह से इनको यूनिट वेक्टर बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब एक और चीज समझ लो, जो तुम्हें बहुत आगे पढ़ने को मिलेगी, ऑर्थोगोनल। परपेंडिकुलर कहते हो ना अभी, परपेंडिकुलर को ही एक अच्छी सी लैंग्वेज में बोलने के लिए इन लोगों ने नया टर्म निकाला है, ऑर्थोगोनल। जब कोई भी ऐसे वेक्टर्स, कोई भी ऐसा वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, कोई सा भी, अ, कोई सा भी, ऐसे देखो, कोई सा भी, जितने भी वेक्टर्स हैं, अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, इसको आई कैप बोला, इसको जे कैप बोला, इसको के कैप बोला, ये सारे वेक्टर्स कैसे हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। आई वेक्टर कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू के कैप। तो इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, मतलब यहाँ तक समझ में आया। हाँ अनुष्का तुम भैया बीच आ में रहे हैं। तुम कहाँ से ज्वाइन की हो, हाँ मुझे तो भैया पता भी नहीं चला। भैया यूनिट वेक्टर वेक्टर से मैंने ज्वाइन करा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब
इसके बाद देखो एक चीज और समझते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि हिमांशु जो थे वो किसी रेस में दौड़ रहे थे, ठीक है, और उनकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस में दौड़ रहे थे। जब 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे थे तो मैंने कहा कि मुझे तो सिर्फ इनकी डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन चाहिए, या फिर ऐसा कह दूं कि मुझे आ, ऐसा नहीं, ऐसे समझते हैं, आई कैप लिख दूंगा तो तुम लोगों को डायरेक्शन समझ में ही आ जाएगी। मान लो ए वेक्टर है 5 मीटर पर सेकेंड के साथ, ठीक, मतलब ये 5 मीटर पर सेकेंड के साथ वेलोसिटी तो है, पर इसी डायरेक्शन में, हमें नहीं पता क्या डायरेक्शन है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इनका डायरेक्शन वाला कंपोनेंट चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से सिर्फ डायरेक्शन हटाना चाहता हूँ, मैग्नीट्यूड रहे। मतलब मैग्नीट्यूड से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, मतलब ए वेक्टर जो होता है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है इसमें स्केलर, जो कि जिसको तुम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हो, दो चीजों से मिलके बना है वेक्टर। और दूसरी चीज होती है इसमें डायरेक्शन। तो भाई मुझे, अगर मैं स्केलर क्वांटिटी हटा दूं तो सिर्फ बचेगा डायरेक्शन, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी हटाने का क्या तरीका है, स्केलर क्वांटिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर से। अभी जो ऊपर बता रहा था मैं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है वो यूनिट वेक्टर। तो मैंने कहा कि ए का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ और उसके मैग्नीट्यूड को उसके वेक्टर से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बचेगी, है ना। और सिर्फ डायरेक्शन क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन यूनिट वेक्टर होता है। जैसे कि आई कैप, सिर्फ डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन है, इसलिए क्या है ये, एक वो है, यूनिट वेक्टर है। तो जब इनको डिवाइड कर देंगे ना ऐसे, तो ये बनेगा सिर्फ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर के ऊपर हमेशा क्या लगाते हैं, कैप। यूनिट वेक्टर के ऊपर हमेशा कैप लगाते हैं। तो ये याद रखना है। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं ये याद रखना है। ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं वो सारे वेक्टर्स ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमें, सॉरी, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका मॉड लगा के। तुम लोगों ने टेंथ में कॉम नहीं, टेंथ में तो कॉम्प्लेक्स नंबर था ही नहीं ना, छोड़ो, ये हो गया, ठीक है, इतना समझ गए। यहाँ तक कोई डाउट अभी कुछ हाँ भी? भैया आ गया। नाइस, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तुम लोगों को मिले थे कि नहीं मिले थे, हमने बोला था शिवांश को, बट शायद डाला नहीं हो, नहीं मिले। चलो कोई ना, देखो, अब अगर मैं तुमसे कहूं कि, ऐसे समझते हैं कि, एक मिनट, एग्जाम्पल, ठीक है, देखो, तुम लोगों को पीछे जो है ना एक चीज बहुत डरा दी होगी, जब मैंने ये लिखा था ए वेक्टर बाई ये। तो इसको मैं समझा देता हूँ क्या है, बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा था। मेरे पास कोई 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप या जे कैप या किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, और उसका मॉड अगर निकालना है ना, तो उस वेलोसिटी का मॉड कैसे निकालते हैं ये मैं तुम्हें अभी आगे सिखा दूंगा। मतलब 5 का मॉड तो 5 ही हो जाएगा, बट अभी आगे ऐसी चीजें मिलेंगी जिसमें तुम्हें मल्टीपल्स, ऐसा मतलब कुछ कॉम्बिनेशन टाइप का मिलेगा, 5 आई कैप और 2 जे कैप। तो इनका मॉड कैसे निकालते हैं, अभी मॉड निकालना मैं आगे सिखाऊंगा, उसके लिए डरना नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी आगे मैं काफी अच्छे से सिखाऊंगा। अभी बेसिक बेसिक जितना सीख पा रहे हो बस उतना सीखना, आगे ट्रेंड हो जाओगे अपने आप। आ, मैं बताने जा रहा था मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन
ऑफ स्केलर ऑन वेक्टर, मतलब किसी वेक्टर में मुझे मल्टीप्लाई कराना है किसी स्केलर क्वांटिटी का, मतलब 2 3 4 ऐसे में किसी चीज का मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ, तो क्या तरीका है। तो उसमें कुछ नया नहीं होता है। मान लो मेरे पास वी वेक्टर, मतलब वी वेलोसिटी दी हुई थी 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप में। ठीक। मैंने कहा नहीं, मुझे तो तुम ये बताओ कि 5 वी वेक्टर कितना होगा। तो 5 वी वेक्टर क्या बदल थोड़ी जाएगा, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में ही बदलाव आएगा, डायरेक्शन में क्यों कोई चेंज आएगा। भाई हमने जब डायरेक्शन में चेंज ही नहीं किया तो क्यों चेंज आएगा, नहीं आएगा। समझे क्या समझाना चाह रहे थे। तुम इसी तरीके से अगर 10 वी वेक्टर निकालोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी वो 50 मीटर पर सेकेंड आई कैप ही आएगा। ये याद रखना। ठीक। किसी भी वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कराना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कराओ, कोई ज्यादा नया रूल नहीं होता है। डायरेक्शन बस बिल्कुल भी चेंज मत करना, जो डायरेक्शन पहले थी वही डायरेक्शन बाद में होनी चाहिए। डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आता है जब आप किसी वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। ठीक है। अभी इसके बाद एक चीज और ऐसे देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे देख लो कि अगर मैंने कहा कि कोई बॉडी 5 मीटर डिस्प्लेस हुई है, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। ठीक। तो बताओ -3 डायमें मतलब -3D वेक्टर कितना होगा। तो कुछ नहीं, -5 मीटर जे कैप लिख दो। ठीक। परेशान नहीं होना है। हाँ, अब यहाँ पे तुम्हें ये कहने को मिल सकता है कि वो पूछेंगे कि भाई माइनस लग गया है और जे वेक्टर भी लिख रहे हो, उसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भले ही वो 5 मीटर वाई एक्सिस पॉजिटिव में था, ठीक, पर ये जो है, ये इसका मतलब ये है कि वो वाई एक्सिस के नीचे है, मतलब वाई एक्सिस में नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कितना, 15 मीटर। पॉजिटिव मतलब वाई एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है, निगेटिव मतलब वाई एक्सिस के नीचे मूव कर रहा है। इसी तरीके से अगर एक्स एक्सिस में आगे कहीं माइनस लग जाता है, मतलब यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलता -5 वी वेक्टर बताइए, तो ये होता -25 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो इसका मतलब कि पहले वो एक्स एक्सिस में इधर मूव कर रहा था, अब वो एक्स एक्सिस में इधर मूव कर रहा है, कितने से, -25, मतलब 25 से। ठीक। समझ गए। अभी यहाँ तक कोई डाउट। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हर टाइम जो मेथड में भी मैं बताने चाह रहा हूँ उस मेथड से नहीं डिराइव करेंगे, हम एक फाइनल एक्सप्रेशन लेके आएंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए, और हमें साथ जब भी कभी में आगे जरूरत पड़ेगी दो वेक्टर्स को जोड़ने की, तो हम उनके लिए यूज करेंगे वो एक्सप्रेशन जो हम अभी निकालेंगे। अब बात यह है कि वो एक्सप्रेशन निकालना है तो कैसे निकालें या फिर कैसे डिराइव होगा। तो वो कैसे डिराइव करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये बी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर लगाएंगे जो ए के हेड से जुड़ रहा हो। ओके। और ए के हेड से जुड़ने के बाद ये बी वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक। अब अगर मैं कहूं कि ए और बी के जुड़ने के बाद कोई रिजल्टेंट वेक्टर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि ये रिजल्टेंट वेक्टर आर, यही तो निकालना है कि जुड़ने के बाद वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, और बनने वाला एंगल ये फाई क्या होगा। ये मान के चल रहे थे हम लोग कि ए और बी के बीच में इनिशियली एंगल थीटा था, तो यहाँ पे थीटा जो है वो नोन होगा भाई, क्योंकि हमें पहले से पता है। पाई क्या होगा, अनोन होगा, क्योंकि हमें अब फाइनल जो डायरेक्शन होगी वो नहीं पता। ए बी नोन होंगे बट आर अनोन होगा। और हमें यही दोनों निकालने हैं। ठीक। अब बात ये निकालेंगे कैसे, तो ये है। तो निकालने के लिए हम एक सिंपल कुछ ज्योमेट्री से खेलेंगे, और वो ज्योमेट्री से कैसे खेलेंगे ये देखते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले थे, हमें ये पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं
जैसे कि एक मिनट, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं और हमने कोई एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं। उसी तरीके से ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये वाले एंगल्स सेम होंगे। ठीक। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक। और वो क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं उसको थोड़ा सा साफ सुथरा नीचे भी बनाऊंगा ताकि आप लोगों को दिखे कि हम बनाना क्या चाह रहे थे। ये एंगल है थीटा, यहाँ तक की विड्थ है ए, ये है बी, ये है आर, और ये एंगल भी फाई। ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये कितनी होगी, ये हम लोग निकालेंगे कैसे, साइन थीटा से। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं था, तो हम उसकी जगह पे लिख देंगे कुछ वाई। ये मान लीजिए वाई है, और ये वाले डिस्टेंस क्या है, ये एक्स है। तो वाई अपॉन हाइपोटेनस जो कि बी है, तो वाई कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा। उसी तरीके से cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस जो कि एक्स बाई बी हो जाएगा। तो एक्स कितना आ जाएगा, बी cos थीटा। ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या किया है। मैंने साइन थीटा cos थीटा का यूज किया और उसको ये वाले छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे लगा दिया, इस वाले ट्रायंगल। ठीक। ठीक है। तो अभी अगर फाइनल जो ट्रायंगल बन के आएगा वो देखें, तो वो कुछ ऐसा आएगा। कैसा आएगा, एक हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर, एक बेस। जहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो कितना है, बी साइन थीटा है, वाई की वैल्यू। और जो हाइपोटेनस है वो आर है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस एक्स पूरी, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी ए प्लस एक्स। ए प्लस एक्स, तो ए कितना है, ए ही है। एक्स कितना है, बी कॉस थीटा है, तो बी कॉस थीटा। अब राइट एंगल ट्रायंगल पे हमें पता है एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, और वो होती क्या है, वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे आर है। परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बेस कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा है, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। फिर क्या किया हमने, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक। तो यहाँ पे जब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, हम उसको वन लिख देंगे, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको बंद कर ब्रैकेट के अंदर। ठीक। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, समझ गए। अब मुद्दा ये है कि हमें सिर्फ आर का मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, हमें तो फाई भी निकालना कि किस एंगल पे वो फाइनल वेक्टर होगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नया वेक्टर आएगा उसका एंगल क्या होगा इन दोनों वेक्टर्स से। तो इन दोनों वेक्टर से जो बना हुआ एंगल है, या फिर ए से बना हुआ एंगल जो है वो फाई है। तो हम फाई कैसे निकालेंगे, हम उसके लिए भी सिंपल वही रूल यूज करेंगे जो अभी यूज कर रहे थे, tan थीटा वाला। tan थीटा नहीं, सॉरी, tan फाई। क्योंकि देखिए ये वाला एंगल फाई है ना। तो ये एंगल फाई है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा कॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये तो हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा
अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक, ये दोनों फॉर्मूले हमें मिल गए। अब हमें हमेशा कभी भी निकालना होगा दो वेक्टर्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं दो वेक्टर्स का यूज कर लेंगे। हम एक पहले वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे एंगल निकालने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद की कहानी क्या है, उसके बाद की कहानी ऐसी है कि मैं, हाँ, हम लोग बात की कहानी में ये डिस्कस करने वाले थे कि अगर हमारे पास कुछ मल्टीपल वेक्टर्स आ जाते हैं तो उनको कैसे डील करेंगे। तो मल्टीपल वेक्टर्स के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, बात तो ये है, जैसे कि बताते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ऐसा, फिर एक वेक्टर है ऐसा, फिर एक वेक्टर है ऐसा, ऐसे ए वेक्टर है, फिर बी वेक्टर है, फिर सी वेक्टर है। तीनों वेक्टर्स हैं और तीनों का एडिशन करना है, तो कैसे करेंगे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम पहले क्या करेंगे, हम आर वेक्टर निकालेंगे जो कि किसका होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का होगा। ठीक, मतलब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे जो कि कहीं पे यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक, ये आएगा आर। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आर टोटल, मतलब कि जो फाइनल वेक्टर होगा, या आर फाइनल कह सकते हैं, रुकिए, आर फाइनल, जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो इस आर वेक्टर प्लस सी वेक्टर के रिजल्टेंट से आ जाएगा, जो कि कहीं आर वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में आ रहा होगा यहाँ। ठीक, जो कि आर फाइनल। तो घबराना नहीं है, ऐसे कहीं भी बहुत सारे वेक्टर्स हो तो आप दो 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 को सॉल्व करते हुए चलेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा मेथड भी था, आप ऐसा कर सकते थे कि ए और बी का अलग से सॉल्व कर लीजिए, बी और सी का अलग से सॉल्व कर लीजिए, फिर उन दोनों वेक्टर्स को जोड़ लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप। बट ज्यादा नहीं इधर उधर घुमाना चाहिए, तो ये मेथड ठीक है। क्योंकि अगर आप ए और बी का अलग सॉल्व करेंगे, बी और सी का अलग सॉल्व करेंगे, तो दो बार तो ये सॉल्व हो गया, फिर एक बार जब दो फाइनल वेक्टर आएंगे तो उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो तीन बार सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि दो ही बार सॉल्व करना पड़ा और आंसर आ गया। ठीक, तो इसके अलावा कुछ ऐसे डायग्राम्स मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास एक वेक्टर के ए वेक्टर ऐसा है, और डायग्राम ही ऐसा है कि बी वेक्टर ऐसे जुड़ा हुआ है और सी वेक्टर ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है कि ए वेक्टर से शुरू करेंगे, ए वेक्टर। ठीक, फिर ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर की टेल जुड़ी हुई है तो प्लस लगा देंगे। ठीक, फिर हमने देखा कि बी वेक्टर के हेड से ही सी का हेड जुड़ गया है, नहीं, ये नहीं चलेगा, हमेशा अपोजिट चीजें जुड़नी चाहिए, तो माइनस लगा देंगे और जीरो कर देंगे। बिकॉज ये पूरा इनक्लोज्ड ट्रायंगल बनना था, इसलिए इक्वल टू जीरो किया है मैंने। ठीक है, देखो, थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए एक ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, सी वेक्टर ऐसे, डी वेक्टर ऐसे। ठीक, तो ए वेक्टर से शुरू किया, फिर हमने देखा कि ए वेक्टर के हेड से बी का टेल जुड़ा हुआ है तो प्लस कर दिया। फिर हमने देखा कि बी वेक्टर के हेड से सी का टेल जुड़ा हुआ है तो प्लस कर दिया। फिर हमने देखा कि सी के हेड से ही डी का हेड जुड़ा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और इक्वल टू जीरो रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ऐसे कई सारे, अभी तो सिर्फ मैंने चार वेक्टर्स बनाए हैं, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें एन वेक्टर्स मिल जाए, कई सारे वेक्टर्स मिल जाए, जैसे कि एक ऑक्टागन ही मान लो, स्क्वायर की जगह एक ऑक्टागन हो जाता, तो वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है। जब किसी की हेड से टेल जुड़ रहा हो तो उन दो वेक्टर्स को प्लस में लिखेंगे, पर अगर ऐसा हो रहा है कि किसी वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का हेड जुड़ रहा है तो माइनस लगा देंगे। किसी वेक्टर के टेल से किसी दूसरे वेक्टर की टेल जुड़ रही है तो माइनस लगा देंगे। ठीक, और अगर इनक्लोज डायग्राम है तो इक्वल टू जीरो लिखेंगे। ठीक है,
इसके अलावा जो मुझे बताना है और वो मुझे क्या बताना है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एक्चुअली क्या होता है, वेक्टर को तोड़ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो वेक्टर थे हमारे पास, हमने उनको जोड़ और एक नया वेक्टर बनाया। बट अभी यहाँ पे ये नहीं करना, अब हमें क्या करना है, हमें उन दो वेक्टर्स को, सॉरी, एक वेक्टर को तोड़ के दो वेक्टर्स में बनाना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात ये होती है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, कि हम जब भी किसी एक वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं और दो टुकड़े बनाते हैं, तो दो टुकड़े आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जरूरी नहीं है कि होने ही चाहिए, हम अपनी बेनिफिशियल नीड के लिए, मतलब कि आ, हमें फायदा होता है उससे, सॉल्व करने में चीजें आसान हो जाती है, तो हम लोग उसको उस तरीके से तोड़ते ही। ठीक, जैसे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ ये समझिए, कि मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मतलब उल्टा बोल दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और उस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मेरे पास एक वेक्टर है जो कि ऐसा कुछ है। ठीक, ये वेक्टर मेरा ए वेक्टर है जिसका एंगल थीटा है यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे ये वेक्टर ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ये वेक्टर कैसा चाहिए, ए वेक्टर को हटाओ, दो वेक्टर लाओ, जो दो वेक्टर ऐसे हों कि एक एक्स एक्सिस के अलावा हो और एक वाई एक्सिस के अलावा हो। तो हम क्या करेंगे, अब बात ये है कि एक एक्स एक्सिस के अलावा हो एक वाई एक्सिस के अलावा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर ही हुआ है ना। अब परपेंडिकुलर करना है तो बहुत आसान हो जाता है वहां पे चीजें, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात आ जाती है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल से चीजें रिजॉल्व करनी आसान हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करने वाला हम लोग कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, जो कि वाई है मान लेते हैं, और ये एक्स है। ठीक, तो साइन थीटा क्या होगा, वाई बाई है, तो वाई क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, है ना। इसी तरीके से अगर मैं cos थीटा लिखूं, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन ए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos थीटा, है ना। अब देखो, y मिल गया मुझे जो कि a साइन थीटा है, x मिल गया मुझे जो कि a cos थीटा है ना। अब वही तो लिखा है मैंने, ध्यान से देखो अगर, तो मतलब ए वेक्टर की ना लिख करके मैंने लिखा कि मेरे पास एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में है जो कि कितना है, a cos थीटा है। फिर मैंने कहा एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है जो कि कितना है, कितना है बताइए, ए साइन थीटा है। मैंने तोड़ दिया, ए वेक्टर का नामो निशान नहीं रहा, तो वेक्टर बन गए, है ना। वैसा ही, अब अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, तो मेरे पास मान लीजिए कोई एक वेक्टर ऐसे है जो कि 5 मैग्नीट्यूड में है, 5 मीटर पर सेकंड में, इसके वेलोसिटी, इसका एंगल किस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से थीटा है, कुछ भी है, तो इसका जिधर थीटा होता है, हाँ ट्रिक के मामले पे अगर मैं याद कराना चाहूँ, वेक्टर है, जिस तरफ थीटा बना हुआ है उस तरफ थीटा का कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, मतलब कि 5 का कॉस कंपोनेंट, 5 कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि जिधर थीटा है उधर कॉस, जिधर थीटा नहीं है उधर पे साइन। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है जो कि 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अब मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बताओ कितना होगा। तो एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा, 4 cos 30, क्योंकि जिधर थीटा उधर कॉस, और इधर पे 4 sin 30, इसका मतलब 2, और इसका मतलब √3/2, तो 2√3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इसमें और क्या बताने वाली चीज है, और तो कुछ इतना खास बताने वाली चीज नहीं है। इसके बाद हम लोग वेक्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, मैंने कहा कि इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रहा था,
मुझे ये बताओ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल उसमें कितना फोर्स लग रहा होगा। मैंने वेक्टर रिजॉल्व बताया ना अभी तुम लोगों को, बताओ कैसे लगेंगे। कोई भी एक लोग माइक खोल के बोलो। आवाज नहीं आ रही। भैया इसका परपेंडिकुलर डालेंगे। मैं एक्स एक्सिस के दौरान पूछ रहा हूँ, मैं परपेंडिकुलर पूछ नहीं रहा तुमसे। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि ये वाला बताओ मुझे, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा। परपेंडिकुलर तो वो ऐसा होगा इसमें, ऐसा, सॉरी, हाँ ऐसा ही होगा, बट वो बात की बात है। मैं अभी ये वाला पूछ रहा हूँ, ये वाला। भाई जरूरी थोड़ी है मैं ऐसे वेक्टर के कंपोनेंट करूँ परपेंडिकुलर, मैं ऐसा वाला भी कंपोनेंट कर सकता हूँ। वो तो जरूरत के ऊपर से है, मैं ये वाला पूछ रहा हूँ, ये वाला बस। भैया ये तो कॉस्ट 30 होगा। हाँ तो एफ कॉस 30 हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला जो होगा वो एफ साइन 30 हो जाएगा, है ना। हाँ भैया। ठीक। अब अगर मैं तुमसे पूछना चाहता कि ये वाला बताओ, हमें तो इससे मतलब है, तो ये वाला कैसे निकालते हैं। सोचो, फिर बताओ। देखो, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हाँ भैया। ठीक। अब अगर ये एफ साइन 30 है और ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना होना चाहिए था, एफ साइन 30 इंटू कॉस 60, मतलब एफ कॉस थीटा। नहीं समझे हम क्या समझाना चाह रहे थे। भैया अरे ये एफ साइन समझ में आया है। एफ साइन 30 को एक्स की तरह मान लो, तो तुम इसको एक्स कॉस थीटा ही लिखते हैं ना, और इधर वाले को क्या लिखते हैं, एक्स साइन थीटा, मतलब साइन 60। समझे। मतलब तुम्हें बस वेक्टर रिजॉल्व करना आना चाहिए, उसके बाद एंगल प्लस माइनस करके तुम लोग बना ही लोगे। ठीक है। समझ आ गया। हाँ भैया। ठीक है। बस आज की क्लास में तो इतना ही था। हिमांशु तुम नहीं बोले आज। बोल तो रहा था। ठीक है, बट बाद में नहीं बोले हो, शुरुआत में तो बोले हो। ठीक है तो वो बोल ले। चलो कोई ना, इतना हो गया। अब हम लोग कल थोड़ा सा इसमें अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एक दो, फिर थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कल हम लोगों का वेक्टर खत्म ही हो जाएगा और कल हम लोग शुरू कर देंगे 1D मोशन।